क्योंकि जैसे आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हो ना, कोई आप नया लैंग्वेज सीखते हो तो हर एक नए लैंग्वेज के साथ आपको एक अल्फाबेट मिलता है। पहले आप उसका ABCD सीखते हो कि कैसे उसमें ABCD लिखा जाएगा, या फिर उसका जो अपना स्क्रिप्ट होगा वो लिखा जाएगा। फिर आप वहां से सेंटेंस बनाना सीखते हो, फिर वहां से आप उस चीज को यूज करते हो कम्युनिकेशन में। मतलब सब कुछ एक साथ स्टार्ट नहीं हो जाता। बिल्कुल वैसा ही फेज यहां पर है। हम लोग एक नया मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश मैथमेटिक्स है, तो मुझे इसको लिखना सीखना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल जीरो से। इसको समझना पड़ेगा ये कैसे काम करता है, फिर इसको यूज कर पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि वेक्टर लिखा कैसे जाए, कैसे वेक्टर को लिखा जाए, कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि वेक्टर कौन हो सकता है, वेक्टर कैसा दिखना चाहिए, कैसा क्या डिमांड है वेक्टर का। तो अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर है, तो मुझे फोर्स किस तरह से बोलना चाहिए। तो अगर मैं कभी बोल दूं कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, समझोगे, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि एक 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड वाला कोई फोर्स है, इसके बारे में यहां बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है, बट ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मतलब इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन नहीं है इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन है, बट ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ नहीं लिखा गया। वेक्टर का डिमांड है कि जब भी आप स्टेटमेंट लिखो तो उसको आप कंप्लीट लिखो। बोला वो कैसे? जैसे सोचो कि आप किसी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और मान लेते कि डायरेक्शन बेटा मान लेते हैं ईस्ट का डायरेक्शन है, तो मैं इस फोर्स को कैसे लिखूंगा वो देखना। मैं इसी को लिखूंगा फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्ट्स अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। मतलब जब भी आप किसी वेक्टर को लिखते हो ना, तो वेक्टर को लिखते समय आपको दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई? एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है सर मैग्नीट्यूड मिल गया अपने को 20 न्यूटन, और दूसरा चाहिए डायरेक्शन। मतलब अब से वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का भी तरीका होगा। मतलब आप रैंडमली वेक्टर क्वांटिटी को लिख दोगे तो पॉसिबल तो है लिखना, लेकिन उसको सटीक नहीं माना जाएगा, उसको ऐसा माना जाएगा कि इसमें सारे इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर आप इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उस क्वांटिटी का डायरेक्शन। इसके बिना काम नहीं होगा। तो एक बार मुझे कंफर्म करिए, क्या आपको यह समझ में आया कि नहीं आया कि वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? क्या ये क्लियर है आप सबको? एक बार कंफर्म करना। सबको समझ में आ गया वेक्टर को कैसे लिखते हैं? अपन हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। ओके, अब जब ये बात क्लियर है कि वेक्टर को हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, फिर भी क्या इस तरह से सेंटेंस में अगर किसी क्वांटिटी को लिखा जाए तो क्या इस तरह के सेंटेंस से हम चीजों को मैथमेटिकली आसान बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। मतलब इस तरह के सेंटेंस से कोई चीज है, उसके अंदर डायरेक्शन यहां लिखा है, मैग्नीट्यूड यहां लिखा है, पता नहीं इसको कैसे हम ऑपरेट कर पाएंगे, मतलब मैथमेटिकली कैसे यूज कर पाएंगे। तो मैथमेटिकली अच्छे तरीके से यूज करने के लिए हमें इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, और उसके लिए अपन एक टॉपिक बनाएंगे दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बनाया गया, रूल बनाया गया कि नहीं वेक्टर को आप ऐसे ही लिखो, ताकि जितने भी लोग वेक्टर लिख रहे हैं उनको पता चले कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये इस तरीके से लिखा गया है। तो उसके लिए अपन यहां पर नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, दैट टॉपिक विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो रिप्रेजेंट करने के साथ भी दो बातें हैं, एक तो है कि अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन और एक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक लिखने का और एक डायग्राम में दिखाने का। तो पहले लिखने वाला पार्ट करेंगे और फिर डायग्राम वाला पार्ट करेंगे। तो इसके अंदर दो पार्ट बेटा। पहला पार्ट क्या है? अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके से आप वेक्टर को दिखा सकते हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
ठीक है बेटा, दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम लोग पहले अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा लिखते हैं टॉपिक अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है, जैसे फोर्स कोई वेक्टर है ना, वैसे मैं एक सैंपल ले लेता हूं या कोई एग्जांपल ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं लेट ए इज अ वेक्टर। अगर मैं ऐसा मान लेते बेटा ऐसा कि लेट ए जो है ये ए जो लिखा मैंने इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये बेटा देखो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसको लिखना सीखना है भाई, कैसे लिखा जाए इसको। तो वेक्टर में दो तीन चीजें होती है बेटा, एक तो वेक्टर खुद है, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड है, तीसरा इसका डायरेक्शन है। तो अब से सुनना अच्छे से, जब भी मुझे लिखना हो वेक्टर ए, आप बोलोगे ना ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बोलोगे तो अब से इतना लिखना पड़ता है। वेक्टर ए को अगर बुक में आप लिखोगे तो लिखोगे वेक्टर ए। अब आप इसको ऐसे मत लिखना, अब आपको लिखना बेटा ए ऐसे लिख देना, इसके मत्थे पे ऐसे एरो का साइन लगा देना। वेक्टर ए लिखोगे मतलब पहले ए लिखोगे, ए के ऊपर एक एरो का साइन लगा दोगे, ऐसा सिंबल लगा दोगे, तो इसको अब पढ़ोगे वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को अब से ऐसे लिखना है। वैसे किताबों में, बुक्स में कई बार जब पुराने जमाने में कंप्यूटर नहीं था तो उस जमाने में इस तरह के सिंबल, यानी कि एक लेटर के ऊपर इस तरह का सिंबल टाइप करना बड़ा डिफिकल्ट था। तो अभी आप पुराने बुक्स देखोगे तो उसमें ये सिंबल आपको कम देखने को मिलेगा। उसमें आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा, बाकी सब नॉर्मल लिखा रहेगा और कोई बोल्ड फॉर्मेट में ऐसे लिखा रहेगा, यानी बोल्ड में, या फिर कुछ बुक में इटालिक में, यानी कि एक बोल्ड फॉन्ट हो गया और एक हो गया इटालिक फॉन्ट। कंप्यूटर में आप सब बेटा देखते हो ना, बोल्ड और इटालिक फॉन्ट आता है, देखा है सबने? तो पुराने जमाने में ना जब टाइपिंग चलता था, वो टाइपराइटर होते थे, टाइपिस्ट होते थे, और वो कोई टाइपिंग मशीन का यूज करते थे, कंप्यूटर उसमें नहीं था, तो इस तरह का सिंबल बड़ा मुश्किल से वो लोग ड्रॉ कर पाते थे टाइपिंग में। तो इसीलिए इस तरह के सिंबल का ज्यादा यूज किया जाता था पहले। लेकिन आप इस तरह के सिंबल का यूज मत करना लिखने में कम से कम, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इटालिक ही लिखते हैं पूरा का पूरा, है ना। कुछ बच्चे कभी पेन चेंज कर लिया तो उसका आधा पेज वेक्टर बन जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो हम लोग इसको ही प्रीफर करेंगे, जो फर्स्ट वाला है ना, इसी को हम सब प्रीफर करेंगे। ये सब कहीं मिल जाए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कई बार हमें पुराने बुक्स भी पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो वेक्टर ए अब इस तरीके से लिखना है। अब दो बातें और है, वेक्टर ए केवल थोड़ी है, वेक्टर ए के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बोलो हाँ कि ना। तो वेक्टर जो है उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो, यानी कि आपको बोलना हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैं लिखता हूं। अब वो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, आपको लिखने का मन है, मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर आप ये लिखना चाहते हो वेक्टर ए, अब पूरा क्यों लिखोगे इतना, जब इतना सीख चुके तो आप डायरेक्ट लिखो ना वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे लिखेंगे समझोगे। तो वेक्टर ए को आप ऐसे लिख देना, और इसको ऐसे, इसे कहते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये जो मैंने लाइन खींची है दोनों तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं पाई लाइन, और ये जो बना है कंप्यूटर इसको पाई लाइन बोलते हैं, और ये जो बना है बेटा इसको कहते हैं मॉड्यूलस। इसको शॉर्ट में आप पढ़ोगे मॉड ऑफ ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ोगे। मॉड एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस को शॉर्ट में मॉड बोल देते हैं, इससे काम हो जाता है। आप याद रखना ये मॉड्यूलस ऑफ ए है। सर मैग्नीट्यूड पे तो बात हो गई, डायरेक्शन के लिए कुछ है क्या? बिल्कुल है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए लिखना है आपने को। अरे मैंने क्या लिख दिया, रुको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए लिखना है अपन को। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के लिए हम क्या करेंगे देखना अच्छे से। हम लोग ऐसे ए जो है इसके ऊपर ऐसे एक दिख रहा है आपको, इस तरह का वी को उल्टा कर दोगे, ऐसे लगा दोगे। इसको हम लोग कहते हैं कैप, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए कैप। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको पढ़ते हैं रीड एज ए कैप। बहुत सारे लोग इसको ए हैट पढ़ते हैं, और अगर ये तो इंग्लिश का टर्म हो गया, अगर आपको हिंदी में पढ़ना होता तो आप क्या पढ़ते, ए टोपी, या आप ए टोपा पढ़ रहे होते, अरे यही तो पढ़ते। अगर इंग्लिश वाले इसको ए कैप या फिर ए हैट पढ़ सकते हैं, तो हम लोग
जो हिंदी बोलते हैं या फिर इंडिया के रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं वो तो टोपी और टोपा कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप इसको ए टोपी और ए टोपा भी बोल सकते हैं, बट आप इसको ए कैप पढ़ना ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए। टोपी टोपा मत बोल देना, ठीक है? अरे आया समझ में कि नहीं आया? तो अब हमारे पास तीन तरह के सिंबल हो गए। कौन कौन सा बेटा? एक वेक्टर को लिखने का, दूसरा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने का, और तीसरा वेक्टर के डायरेक्शन को लिखने का। बाद में जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये खुद में एक अलग तरीके का वेक्टर है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में डिटेल में बात होगी, खूब अच्छे से बात होगी, खूब बात करेंगे। तो ये जो ए कैप है ये खुद में एक वेक्टर है जिसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं उस पर बात होगी डिटेल में, सही टाइम पर, अभी तो नहीं। अब वापस आते हैं उस एग्जाम्पल पे, जिस एग्जाम्पल पे हम लोग जाके रुक गए थे, जहां पे लगा था ये काम बहुत अच्छा नहीं हो रहा, और वो एग्जाम्पल था फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। याद है आप लोगों को? तो मैं वापस लिखता हूं इस स्टेटमेंट को कि एक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन, और अलोंग ईस्ट डायरेक्शन है। बोलो हाँ कि ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्टेटमेंट था कि नहीं था? मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, बट स्टेटमेंट तो कुल मिला के यही था कि एक कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। अब मुझे इसी को मैथमेटिकली लिखना हो इस नए तरीके से, इस नए रिप्रेजेंटेशन के तरीके से, तो फोर्स को मैं शॉर्ट में अब एफ लिख दूंगा, तो ऐसे लिखूंगा एफ। फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन है और डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। ये मैं लिखूंगा फोर्स को, पहले बात तो ये। दूसरा, अगर आप मुझसे पूछोगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड, तो मैं केवल 20 न्यूटन लिखूंगा। आपने क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये कितना है बेटा? 20 न्यूटन। और अगर आप मुझसे पूछोगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के ऊपर ऐसे कैप लगा दोगे, तो ये मैं लिखूंगा ईस्ट की डायरेक्शन में। क्या ये बात आपको समझ में आई? है ना? अब से एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार गलत तरीके से फॉर्मेट लिखा जाता है और कई बार आपका नंबर कट जाता है। वो क्या है समझोगे? क्या क्या नहीं कर सकते। जब कोई रूल बनता है तो रूल के साथ अपने को काम करना आना चाहिए। अगर आपने कहीं पर ये लिखा देखा, फोर्स वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये गलत लिखा आपने। जब भी आप फोर्स वेक्टर लिखोगे तो मैग्नीट्यूड भी लिखोगे और डायरेक्शन भी लिखोगे। कहीं बेटा ऐसा लिख दिया 20 न्यूटन भी लिख दिया और डायरेक्शन भी लिख दिया मैंने, लेकिन यहां वेक्टर सिंबल नहीं लिखा, तो ये भी एक गलत रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट F इक्वल्स टू 20 न्यूटन लिख दूं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर कह रहा हूं कि फोर्स 20 न्यूटन का है, मैं फोर्स वेक्टर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे वेक्टर बोलूंगा तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। वेक्टर कहता है कि भाई साहब केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी चाहिए। लेकिन यहां पर आप फोर्स वेक्टर थोड़ी बोल रहे हो, आप सीधे फोर्स बोल रहे हो, एफ बोल रहे हो भाई। तो जब भी आप फोर्स के साथ वेक्टर सिंबल लगाओगे तो कंफर्म करना कि आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिख रहे हो। ये तरीका सही है, ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। माना कि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, पर गलत तो नहीं लिखा हुआ है। जब आप वेक्टर बोलोगे तो उसे कंडीशन को फुलफिल करोगे, सीधी बात ये। अदरवाइज सीधे आप फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन लिखते हो तो मैं ये समझूंगा कि आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बता रहे हो। लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर को पूरा ढंग से लिखना पड़ेगा। एक बार आप सब मुझे कंफर्म करोगे कि ये जो बात मैंने बताई आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से फोर्स को लिख सकते हैं। अभी इसके अंदर और भी दिक्कत है कि सर ये जो ईस्ट लिखा है ना, इसके साथ आप मैथमेटिकल काम कैसे करोगे। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है इस ईस्ट को मॉडिफाई करना, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूं। इसके साथ जो मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि एक अल्फाबेटिकल है और दूसरा ज्योमेट्रिकल है, तो मैं दोनों को पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर अपन बात करेंगे कि इस ईस्ट के साथ क्या किया जा सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर और बात कर लेते हैं किसके बारे में भाई? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वेक्टर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, और ये और भी आसान है लेकिन उतना ही वैल्यूएबल है। मान लो कि आपको कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, मतलब आप कोई वेक्टर ए लिखना चाहते हो, तो वेक्टर ए के साथ आप लिखोगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर ए का डायरेक्शन। वेक्टर हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है, आप सबको याद रहेगा। और अगर इसी फॉर्मेट में लिखना है तो मुझे डायग्राम में ये सब इंफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, बिकॉज जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा
और उसको मैं वेक्टर कहूंगा, तो जैसे वेक्टर बोलूंगा तो वहां पर डिमांड आएगा कि भाई साहब बताओ मैग्नीट्यूड कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है। तो अब से वेक्टर को अपन लिखते हैं ऐसे एरो बना करके, एक ये लाइन है और ऐसे आप एरो सिंबल लगा दोगे, ये एरो सिंबल लग जाएगा तो ये बन जाएगा वेक्टर। इस वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, ये जो दिख रहा है बेटा इसको हम लोग कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और इस वाले पार्ट को अपन कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर और इस वाले पार्ट को कहते हैं अपन हेड ऑफ वेक्टर। अरे याद रहेगा सबको क्या कहा मैंने? कभी भी वेक्टर को ड्रॉ करना हो तो ड्राइंग में आप वेक्टर को एक एरो से दिखाओगे। एरो का दो पार्ट है, एक पार्ट है टेल और एक पार्ट है हेड। टेल को हम लोग टेल तो ये रह गया और एक हो गया हेड। यहां पर टेल जो है, टेल ऑफ जो एरो है, ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिखाता है, और हेड डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? हेड। हेड दिखाता है डायरेक्शन को। बोला सर समझ में नहीं आया, अच्छा बताओ ना। बिल्कुल मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल से आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेट अस हैव सम एग्जांपल टू कंप्लीट दिस। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहां पर एक मैप बना लेता हूं। ये डायरेक्शन रहेगा ईस्ट का, ये डायरेक्शन होगा वेस्ट का, ये डायरेक्शन ऊपर है नॉर्थ का, और ये होगा साउथ का। ये बोर्ड के प्लेन में ऐसा डायरेक्शन मैं एज्यूम कर लेता हूं। और अब मैं आपसे किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए कहता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल बेटा मान लेते हैं फोर्स का, वापस फोर्स ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 न्यूटन का कोई फोर्स है और डायरेक्शन इसका है ईस्ट। दूसरा एग्जांपल, फोर्स बेटा है 10 न्यूटन का, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ। तीसरा समझोगे, फोर्स है 10 न्यूटन का और इसका डायरेक्शन बेटा किधर है? साउथ। बेटा मान लेते हैं कि फोर्स है 20 न्यूटन का और इसका डायरेक्शन बेटा है ईस्ट की तरफ। बेटा फोर्स है 10 न्यूटन लिख देता हूं, इसका डायरेक्शन बेटा देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है यहां पर। नॉर्थ ऑफ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट लिख दो चलेगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट चलेगा, ठीक। और एक और लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। एक फोर्स लिखा है बेटा, देखना अच्छे से, 10 न्यूटन, इसका डायरेक्शन बेटा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सेंटेंस में है, और मुझे इसको सेंटेंस नहीं मतलब वेक्टर के अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और मुझे इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है, मतलब डायग्राम बना के दिखाना है। बड़ा सिंपल होगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होगा। यहां पर मैप पहले से अवेलेबल है, किधर मुझे ईस्ट कंसीडर करना है, किधर वेस्ट, किधर नॉर्थ, किधर साउथ, मुझे मालूम है। अब दिक्कत यह है कि मैं मैग्नीट्यूड दिखाऊं कैसे। अगर मेरे पास ये लिखा होता 5 मीटर तो मैं 5 मीटर लेंथ एज्यूम कर लेता या 5 मीटर लेंथ मेजर कर लेता। तो यहां पर जब भी मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैंने ये कहा पिछले पेज में, अगर आपको याद हो, कि यहां पर जो टेल है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, होता नहीं है। रिप्रेजेंट करना मतलब उसके लिए एक सिंबॉलिक लेंथ हो जाएगा। ये क्या मतलब हुआ इसका? सिंबॉलिक लेंथ का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने किसी लेंथ को 10 बोल दिया तो उसके रिस्पेक्ट में 20 इसका डबल होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने 10 न्यूटन ड्रॉ करना था तो 10 न्यूटन कोई लेंथ थोड़ी है, फोर्स कोई लेंथ थोड़ी है, लेकिन मुझे लेंथ से दिखाना है तो मैंने क्या किया, इस लेंथ को 10 न्यूटन के इक्विवेलेंट मान लिया। और मैप के हिसाब से ये डायरेक्शन ईस्ट का था तो एरो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये 10 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में है। ये पहले का आंसर हो गया। आपने कहा नहीं यार सेकंड में तो 10 न्यूटन नॉर्थ करना है अपने को। मैं कहा नॉर्थ है किधर मैप में? देखो, बोला ऊपर की तरफ है। ठीक है, देखो सेकंड वाला एग्जांपल का, ये देखो सेम लेंथ, ये जितना लेंथ उतना लेंथ अपन यहां भी लेंगे, क्योंकि आपने जिस लेंथ को 10 कहा है आपको उसी को 10 मीटर कंसीडर, 10 न्यूटन कंसीडर करना है। आप एक ही डायग्राम में चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैंने इसको बोल दिया 10 न्यूटन, सेम लेंथ रखने की कोशिश करी है मैंने, और डायरेक्शन इसका किधर है? नॉर्थ की तरफ है। आप बोलोगे सर देखो ना ये 10 न्यूटन साउथ है, बिल्कुल हो जाएगा। देखो थर्ड नंबर, तो मैं इस बार डायरेक्शन नीचे कर दूंगा। देखो लेंथ उतना ही रखूंगा, लेंथ उतना ही रहेगा, बस ये 10 न्यूटन है और डायरेक्शन है साउथ की तरफ। अरे सिंपल है कि नहीं, ये बता दो जल्दी से। किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली लिखना बड़ा सिंपल है। अब बाकी क्या बच गया इसमें? 20 न्यूटन ईस्ट आपने कहा, वो भी लिख देते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 4 में है 20 न्यूटन ईस्ट। तो अगर ये लेंथ 10 है, समझोगे, अगर ये लेंथ 10 है यहां तक, तो मुझे 10 और जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये 10, तो ये टोटल मिलाकर के 20 हो चुका है, और 20 होने के बाद अब मैं एरो लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन का लेंथ, और डायरेक्शन अभी भी ईस्ट की तरफ है कि नहीं, चेक कर लो। बाकी दो एग्जांपल बच गए, कौन सा, 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर में 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, और 6 नंबर में 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। थोड़ा दोनों को अगले पेज में समझते हैं कि इस तरह के लैंग्वेज का क्या मतलब है, क्योंकि बार बार ये लैंग्वेज आपके क्वेश्चंस में आएगा, आपके बुक्स में मिलेगा, तो आप इसको कैसे समझोगे। इसीलिए मैं यहां पर एक काम करता हूं मैं यहां पर एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए काम कर लेता हूं। ये लिखा हुआ है 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर सीधे नॉर्थ ईस्ट लिखा हो तो उससे भी काम हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन बेटा नॉर्थ का है, और ये डायरेक्शन ईस्ट का, हम सबको मालूम है, हाँ सॉरी ईस्ट ना, ये डायरेक्शन ईस्ट का लिखा हुआ है। तो जब भी कोई एंगल ना हो डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा हो, तो इसका मतलब है कि इस प्लेन में नॉर्थ और ईस्ट से इक्वल एंगल, मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच कोई डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्थ से जितना एंगल होगा उतना एंगल ईस्ट से भी होगा, मतलब दोनों से 45 डिग्री होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच ये डायरेक्शन है। तो अब से मुझे 10 न्यूटन ड्रॉ करना है, तो लेंथ तो 10 न्यूटन ही रहेगा, अरे लेंथ तो उतना ही रखेंगे, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये। तो ये डायरेक्शन देखो, तो नॉर्थ के डायरेक्शन, ईस्ट के डायरेक्शन से भी 45 डिग्री, और नॉर्थ के डायरेक्शन से भी 45 डिग्री। क्या आप सबको ये समझ में आ गया? देखो तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, समझ में आ गया सबको? हाँ, और एक और बच गया ना पीछे वाला बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये लिखा हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं ना, डायरेक्शन को ही समझ लेते, ये क्या मतलब है। तो वापस देखोगे बेटा, ये है ईस्ट का डायरेक्शन, हाँ सॉरी मैं बार बार गलत लिख रहा हूं इसको, ये है बेटा ईस्ट का डायरेक्शन, और ये है नॉर्थ का डायरेक्शन, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका क्या मतलब हो गया। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जो लास्ट में लिखा हुआ है बेटा, ये लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये रेफरेंस है, याद रहेगा बेटा सबको, ये रेफरेंस। तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, 30 डिग्री बेटा किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। मैं ज्यादा ड्रॉ कर दिया क्या इसको, 30 डिग्री करना था मुझे, तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ ये कर दिया। तो ये एंगल 30 डिग्री है, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, और ये वेक्टर 10 न्यूटन का है, समझो ठीक से। क्या मतलब हुआ बेटा, नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में, वैसे उल्टा भी लिख दे, अगर लिख देता बेटा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो मैं ईस्ट से नॉर्थ जाता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा बेटा देखो तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उल्टा भी लिख सकता था नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो रेफरेंस कौन है बेटा, रेफरेंस है लास्ट वाला नॉर्थ, और ये ईस्ट रेफरेंस है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। क्या ये लैंग्वेज क्लियर है आप सबको? अरे फंसोगे तो नहीं सबको ही? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है लैंग्वेज में मुझे बता दो। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन बातों को यहीं तक रखते हैं ना, मतलब आज मैंने आपको बताया वेक्टर क्या होता है, स्केलर्स क्या होते हैं, वो सारे एग्जांपल्स बताए। मैं ये मानता हूं कि सारे एग्जांपल्स अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर भी एक छोटा सा लिस्ट, मतलब पूरा कंप्लीट लिस्ट है भी नहीं आपके पास, छोटा सा लिस्ट अभी आपके पास है जो आगे काम आ जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटीज को सीखते जाएंगे तो साथ में डिस्कस करते जाएंगे कि वो वेक्टर है या स्केलर है। मतलब जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे हर एक चैप्टर में नई नई क्वांटिटी आएगी, वो सारी ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसका नाम आपने सुना भी नहीं है, और उस क्वांटिटी के साथ ये चर्चा होगी कि भाई साहब इसके साथ कौन सा मैथमेटिक्स लगना चाहिए। अगर वेक्टर है तो वेक्टर मैथमेटिक्स लगना चाहिए, स्केलर है तो स्केलर वाली मैथमेटिक्स लगनी चाहिए। तो उसके बारे में चर्चा जब होगी तो वेक्टर और स्केलर भी वहां डिसाइड होगा वो क्या है। ओके, अब अगर कोई चीज वेक्टर है तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तक का काम हमने सीखा। कल थोड़ा सा और बेटर अपन काम कर पाएंगे हम। ये जो ईस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो लिखते हैं लैंग्वेज में, थोड़ा इसको भी मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे।
हम यूनिट वेक्टर के साथ काम करेंगे, मतलब वो जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है ना, उसके साथ बहुत सारा काम करेंगे। तो कल का क्लास और भी आसान और मजेदार होगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक।